इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय से डिफरेंट केस में चार्ज कैरियर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर जो चार्जेस होते हैं वो कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन? ये तो आवाज क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब? ऋषिकेश ऋषिकेश त्याला कसं कळतं मी चालते म्हणून? ठीक है, तो चार्जेस फ्लो होंगे मतलब कौन फ्लो होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, बराबर। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो जो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो चुके। क्यों फ्री हो गए? हाँ, त्यांना एनर्जी मिळाली म्हणून, बरोबर। ठीक है, तो उस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते वो ट्रैवल करते फ्रॉम इलेक्ट्रॉन का फ्लो टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एंड वही अगर चार्जेस के नंबर वहां पे कंसीडर करते तो इक्वल्स टू क्यू बाई टी को लिखा था आई इक्वल्स टू एन ई इंटू टी, वेयर एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई का मतलब टी इज द। बाद में इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट देखा था। ठीक है, क्या होता है? ईवी अपॉन ई इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, वेयर ओमेगा मतलब एंगल नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। देन ईवी अपॉन 2 पाई आर में वी मतलब आर मतलब। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के बाद एवरेज इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो डिस्कस किया था। उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम करंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे चार्ज से करंट चाहिए तो डिफरेंशिएट करते, तो करंट से चार्ज चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वही एप्लीकेशन जब ग्राफ को अप्लाई करेंगे तो करंट वर्सेस एरिया विल प्रोवाइड चार्ज, बट चार्ज वर्सेस टाइम का स्लोप विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था इलेक्ट्रिक करंट का जो पहले से मालूम था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल डिस्कशन शुरू किया था जिसमें हमने देखा था कि बेसिकली जो भी मटेरियल हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट होता है उसको हम 3 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन लार्ज नंबर तो वो बनेगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत कम है सेमीकंडक्टर है ही नहीं, नेग्लिजिबल है तो इंसुलेटर। तो कंडक्टर की केस फ्री इलेक्ट्रॉन आर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बाकी किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? बाय वर्च्यू ऑफ दैट एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? 10⁵ मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी से इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ट्रैवल करते हैं। इसी वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन वन डायरेक्शन बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई नेट करंट विल बिकम। लेकिन उसी कैसी होती है? कर्व के शेप में होती है। क्यों होती है? 4 मीटर पर सेकंड।
इतनी कम वेलोसिटी है बट इलेक्ट्रॉन के नंबर इतने ज्यादा होते हैं कि उसकी वजह से जो भी करंट फ्लो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट से वो क्या करता है, करंट को इंड्यूस करता है या फिर फ्लो करता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, त्यामुळे काहींचे तो उसके बाद में हमने रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, कितना, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, बट यहाँ पे क्यू का मतलब होगा ई, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बनेगा स्मॉल ई इंटू, वेयर स्मॉल ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की थी, ठीक है। एंड उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट होता है, एंड एक्ट होने वाला जो फोर्स है उसकी वजह से चार्ज क्या करता है, मोशन परफॉर्म करता है। व्यवस्थित है बेटा, एकदम आवाज कट होत नाही, काही नाही, काय ठीक आहे, नंतर रेकॉर्डेड बघा। हाँ, तो एक्सेलरेट होते हैं, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना बनेगा फिर, फोर्स पर यूनिट मास, मतलब स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन, उसको हमने बस निगेटिव साइन दिया था, उसका रीजन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन मिल गया, उसके ऊपर से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, बट यहाँ पे u, इसलिए v बनेगा डायरेक्टली a इंटू टी, मतलब स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू टाउ अपॉन m, टाउ का मतलब था रिलैक्सेशन टाइम म्हणजे बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद में हमने उसी से रिलेटेड कल के लेक्चर में एप्लीकेशंस देखे थे, ठीक है। जैसे कि पहले करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया, क्या होता है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया डिनोटेड बाय J, गिवन बाय J इक्वल्स टू I बाय, वेयर I इज द करंट, A इज द करंट डेंसिटी इज द स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड अगर वहां पे करंट नॉर्मली फ्लो नहीं हो रहा है तो उस केस में J बनेगा J मीटर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हमने करंट डेंसिटी को यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में मोबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। मोबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या किया, वही थी स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी था, उसमें बस ई को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, तो यहाँ पे E बाई एम तो कांस्टेंट है, बट T जो है रिलैक्सेशन टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर एट द गिवन इंस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे तो पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट बनता है, इसलिए हमने लिखा था कि VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है तो VD बनेगा इक्वल्स टू म्यू इंटू ई, म्यू का मतलब बनेगा मोबिलिटी, फिर हमने उसको डिफाइन किया था रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, VD अपॉन E, एंड उसके रिलेटेड फिर इंटू टाउ बाय एम। यहाँ पे मोबिलिटी आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके लिए हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया, उसकी लेंथ L थी, फिर उसमें से फ्लो होने वाले चार, इसलिए पहले बोला कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी v, बनेगा L बनेगा, एंड L इक्वल्स टू कितना होगा, VD इंटू T। फिर हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पे एक कांस्टेंट या फिर एक टर्म इंट्रोड्यूस करते, दैट इज स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड उसके बाद में आता है कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कैपिटल एन बनेगा स्मॉल एन इंटू वी, बट वी बनेगा एरिया इंटू लेंथ, बट लेंथ को हमने बोला था VD इंटू टी, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए स्मॉल एन इंटू ए इंटू VD इंटू टी, बस ये क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसके ऊपर से चार्ज निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, Q इक्वल्स टू एन, मतलब बनेगा N इंटू ए इंटू Q आ गया, उसके ऊपर से करंट कैलकुलेट करना है, क्या होता है करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q बाई टी, टी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, Na VD इंटू ई, Na VD इंटू, यहाँ पे स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए का मतलब एरिया, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इसके ऊपर से VD भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो VD बनेगा I अपॉन
n इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बाद हम फॉर करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी होती है J इक्वल्स टू आई बाई ए, फिर से एरिया एरिया कट हो जाएगा और उसके बाद में हमें J इक्वल्स टू मिलेगा N इंटू वी डी इंटू ई, या फिर अगर VD चाहिए तो VD बनेगा J अपॉन N इंटू ई, वेयर पवन J इज द, वेरी गुड। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को इसी टर्म्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए एक छोटी सी एडजस्टमेंट की थी, यहाँ से और थोड़ा IMP हो जाता है पार्ट, जिसमें हमने देखा था कि बेसिकली करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, I इक्वल्स टू एन ए वी डी इंटू ई। फिर उसमें हमने क्या किया, VD की एक्चुअल वैल्यू पुट कर दी, कितनी थी, स्मॉल इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू, इसको अप्लाई करने के बाद वहां पे E जो था उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा, ब्रैकेट में कौन है, एन स्क्वायर ए टी अपॉन एम, एन स्क्वायर ए टी अपॉन एम, एन स्क्वायर ए टी अपॉन, फिर यहाँ पे जो E दिख रहा था, E को हमने रिप्लेस किया बाय V बाई एल, एंड V बाई एल से रिप्लेस करने के बाद I बाई V को एडजस्ट करके हमने V बाई आई वहां पे इंट्रोड्यूस किया, एंड ये V बाई आई की एक्चुअल वैल्यू हमें मिल गई, ये ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में कौन है, ml अपॉन स्क्वायर ए टी, ml अपॉन एन स्क्वायर ए टी, ml अपॉन जहां पे m का मतलब किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, l का मतलब कंडक्टर की जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। n इज द E A T एंड V बाय I को हम ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, R होता है, यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V बाय I, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर के कांस्टेंट हमें चाहिए तो उसके लिए एक्सप्रेशन है ml अपॉन एन स्क्वायर ए टी, ml अपॉन एन स्क्वायर ए टी, ml अपॉन एन स्क्वायर ए टी, ml अपॉन 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 एन स्क्वायर, अरे तेवढंच आठवेल तुम्हाला 80 ml अपॉन एन स्क्वायर 80 ml अपॉन एन स्क्वायर ml अपॉन, वेरी गुड, बस 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 बस, आता ठीक है। इसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है वो देखा था, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। यहाँ पे एल एंड ए बाहर निकालने के बाद एक ब्रैकेट जो था वो कांस्टेंट था, उसके ऊपर से हमने लिखा कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी आर बनेगा प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन, यानी आर बनेगा इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। एंड इसी एक्सप्रेशन को अगर इस वाले एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर तो अब रो का क्या, m अपॉन एन स्क्वायर इंटू टी, हे बघा आर इक्वल ml अपॉन एन स्क्वायर इंटू टी, यहाँ पे कौन नहीं है, बस l बाय ए नहीं है, म्हणजे आर जर माहित असेल तर रो माहित होतो, ठीक है। क्या होगा, रो इक्वल्स टू m अपॉन एन स्क्वायर टी, 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 हे 5 मिनिटांना परत इंडिव्हिज्युअल विचारणार आहे मी, ठीक है ना, m अपॉन एन स्क्वायर टी, m अपॉन m अपॉन m अपॉन m अपॉन m अपॉन m अपॉन एन स्क्वायर इंटू टी, हो गया। करेंगे, ठीक है। क्या होता है, आर इक्वल्स टू वी बाय आई, आर इक्वल्स टू वी बाय आई, एंड दूसरा वाला फॉर्मूला एम अपॉन ml अपॉन एन स्क्वायर ए टी। इसके बाद में आता है कंडक्टेंस, क्या होता है कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय G, गिवन बाय G इक्वल्स टू 1 बाय R, ऐसा यूनिट होगा पर ओहम, MHO और सीमेंस। उसके बाद में अगेन रेजिस्टिविटी को वही फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करके फिर से एक बार यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, और उसके हमने पहले R का फॉर्मूला यूज किया, क्या था, R इक्वल्स टू ml अपॉन एन स्क्वायर इंटू ए टी, फिर उसमें क्या किया, अगेन एल बाई ए को बाहर लिया, तो आर इक्वल्स टू ब्रैकेट इंटू एल बाई ए बन गया, ब्रैकेट को क्या बोला, रो, क्या बना, एम अपॉन एन स्क्वायर टी, एल पण नाही ए पण नाही, ठीक है, एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टी,
कुठे रो रेजिस्टिविटी आ गई। उसके बाद में हमने करंट डेंसिटी को फिर से इंट्रोड्यूस किया। क्या था करंट डेंसिटी? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेलोसिटी n इंटू वी इंटू ई। फिर vd को पुट किया ई अपॉन m इंटू टी। फिर यहाँ पे j इक्वल्स टू एक ब्रैकेट इंटू ई आ गया। अभी ब्रैकेट मतलब कौन है? स्क्वायर टी बाई m, जो उल्टा है किसके? m अपॉन एन स्क्वायर इंटू टी के। बट m अपॉन एन स्क्वायर टी को हमने रो बोला था, तो 1 बाय रो को हम सिग्मा बोलते हैं। यानी कि j इक्वल्स टू बन गया सिग्मा इंटू, ये होता है एक्चुअल में j इक्वल्स टू सिग्मा इंटू j इक्वल्स टू सिग्मा इंटू j इक्वल्स टू j डेंसिटी। सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी, ई का मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोथ आर सेम। ठीक है। उसके बाद में ओम्स लॉ J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, इसके ऊपर से सिंप्लीफाई करके लिखा था V इक्वल्स टू आई आर। फिर उसका स्टेटमेंट आ गया था, क्या था स्टेटमेंट? इफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम देन is directly proportional to the current flowing through the conductor, that is V proportional to I, V equals to IR, where R is the constant of proportionality known as resistance। फिर हमने देखा था कि ग्राफ ऑफ V वर्सेस I ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर ओमिक कंडक्टर्स, ये था ओम्स लॉ। बट आगे जब हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने लगे तो वहां पे हमने देखा कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस मतलब क्या है? बघा, रेजिस्टर वेगळा, रेजिस्टन्स वेगळा। काय डिफरन्स त्यांच्यामध्ये? रेजिस्टर म्हणजे कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या है? एक प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। हे बघा, इन्सुलेटर म्हणजे रेजिस्टर नाहीत। इन्सुलेटर अजिबातच करंट फ्लो करत नाही। रेजिस्टर मधून करंट फ्लो फक्त काय होतं? करंट कंट्रोल होतो, कमी होतो, त्याला काय होतो? अपोज होतो। राहील ना लक्षामध्ये डिफरन्स? नाही तर आकांक्षासारखं इन्सुलेटर म्हणजे रेजिस्टर, रेजिस्टर म्हणजे इन्सुलेटर, असं नाही होणार ना परत? हे बघा, मग इथं आपण काय इंट्रोड्यूस केलं होतं? क्या इंट्रोड्यूस किया था? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस मतलब क्या है? टेंडेंसी, जिसका काम क्या है? अपोज करना। किसको अपोज करना? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को। बट एक्चुअल में ये अपोज करता कौन है? उसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, उनके पाथ में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल करेंगे, है ना। और उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करके जा रहा था उसकी मोशन वहां पे स्टॉप होगी। स्टॉप होगी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी मतलब वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट में। वही हीट गेन करेगा वही इलेक्ट्रॉन जिसने इसकी मोशन को अपोज किया था। इसलिए एट द स्टार्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, बरोबर आहे की नाही? नवीन घेतलं मोबाईल, कम्प्युटर, लॅपटॉप फास्ट चालतो, हळूहळू काय होतो? ते याच्यामुळे नाही होत, ठीक आहे, त्याला वेगळे रिझन्स आहेत। हळूहळू नवीन घेतला नाही, फक्त एकदा यूज करायला घेतला आपण, 3, 4, 5 घंटे लॉकडाऊन मध्ये कामधंदे नव्हते, बरोबर? तेव्हा आपण बराच वेळ यूज केला, मोबाईलवर गेम खेळत असलो, है ना, काय ते इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हॉट्सअप, तिकडे काही सर्च करत नाही, मध्ये टिकटॉक पण होतो, है ना, तिथं जर तुम्ही वेळ घालत असले 3-4 घंटे तर मोबाईल काय होत होता? गर्म होता होता, ठीक है, त्याचं रीजन हेच होतं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हम एक्सटर्नली कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड हो रहे हैं इनके कोलिजन की प्रोसेस में अपने आप हीट बढ़ती जा रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फिर वो टेम्परेचर इंटरनली बढ़े या फिर हम एक्सटर्नली बढ़े, दोनों भी केस में क्या होने वाला है, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ने वाला है। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपोज करेंगे, संगम स्टैंडअप, और उस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज होगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। यानी टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी हमने देखा था कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका ही लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में एप्लीकेशन देखा था सुपर कंडक्टर में, सुपर कंडक्टिविटी में। क्या देखा था वहां पे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो एट मिनिमम टेम्परेचर ये जो उड़ा मारने वाले इलेक्ट्रॉन थे ये ऑसिलेट ही नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन पे रहेंगे, और उस पोजीशन में उनका जो अपोज होगा टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट वहां पे फ्लो होगा विदाउट एनी लॉसेस, और उस टाइप की जो भी कंडक्टर की सिचुएशन होगी उसको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर, मतलब लेबरी कंडक्टर, ठीक है। जो कंडक्टिविटी बनेगी दैट विल बिकम सुपर कंडक्टिविटी, मतलब लेबरी कंडक्टिविटी, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने देखा था कि सबसे पहले हमने मर्क्यूरी का सुपर कंडक्टिविटी का जो कंडीशन है वो अचीव किया था कब? 1911 में, ठीक है, एट 4 केल्विन। एंड उसके बाद में वेरियस सब्सटेंस की केस में हमने अचीव तो किया है लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन हम अप्लाई कर रहे, मतलब प्लान कर रहे कि इन फ्यूचर सुपर कंप्यूटर की वर्किंग है
उसमें या फिर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन है उसमें भी अगर सुपर कंडक्टर की कंडीशन मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, लॉसेस ड्यू टू हीट वहां पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो ओम ने बोला है वो पर्टिकुलर ग्राफ जो है एक पर्टिकुलर लिमिट तक फॉलो होता है, उसके बियॉन्ड फॉलो नहीं होता। क्यों ऐसे? क्योंकि करंट जो टेम्परेचर बढ़ाएगा उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट ओम ने नहीं दिया था, इसलिए एक पॉइंट के बियॉन्ड ओम ने बोला था ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, डॉटेड नहीं जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा बेंड होता है टुवर्ड्स पोटेंशियल एक्सिस। मतलब पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो भी यहाँ पे करंट नहीं बढ़ने वाला, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, नहीं तो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ भी हो गया यहाँ पे। एंड आगे हम सेम पॉइंट से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया था। जो डिस्कशन एक्सप्लेनेशन देखा था वही इक्वेशन के फॉर्म में रिलेट किया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, जिसमें आरओ 0 डिग्री सेल्सियस आरटी, तो आरटी माइनस आर जीरो, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 into T. Therefore, RT minus R0 will become alpha into R0 into T. ठीक है, तो अल्फा बनेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू RT minus R0 अपॉन R0 into T, जिसका ऐसा यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, ठीक है। उसके ऊपर से हम RT कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा RT इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू T। ये कब? अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया है तो, अगर नहीं देंगे तो हमें दो इक्वेशन कंपेयर करके डिवाइड करके उसको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसी के अकॉर्डिंग हमने मटेरियल के टाइप्स भी देखे थे। कुछ पीटीसी होते हैं, पीटीसी मतलब जिनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, कुछ एनटीसी होते हैं मतलब जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, एंड कुछ अलॉयज हम बनाते हैं जिसमें टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली इतनी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। सब प्रिपेयर है 100%? रेज योर हैंड्स, किसका प्रिपेयर आहे पूरा का पूरा? जो कल पढ़ाया था 100% प्रिपेयर झाले कालचं? अरे 99 का? डेटॉलचे ऍड करायचे आहे का? का नाही? प्रॅक्टिस असते ना बेटा, काल फ्रीज होतो मी. बोला काय पण मला हेच कळत नाही. अद्भुत प्राणी तू, अद्भुत. मी विचारतोय थेरी प्रिपेअर आहे का, तो म्हणतो थेरीचा नाही विषय, एमसीक्यू ची प्रॅक्टिस करावं लागेल. आणि जेव्हा मी एमसीक्यू सांगेल नाही सर थेरीवर थोडं लक्ष द्यावं लागेल. जेव्हा त्याला विचारतो तुझा रिझल्ट एवढा कमी कसं काय आला, तो म्हणतो नाही सर माझं सोडून द्या, सूरजला बघा किती कमी आले. तुला काय वाटतं फोन कशावर चालतो? थांबा थांबा, अरे एवढे येड्यानं नको करू ना, नको विचार करू बेटा. आकांक्षा तू तर काही सांगतच जाऊ नको. कोणच नाही प्रिपेअर, वैष्णवी का बरं? पूर्ण म्हणजे असं व्यवस्थित नाहीये, मग कसं आहे अनव्यवस्थित. प्रिया कुठं बेटा एवढे वर्ष, एवढे दिवस आजारी पडायला अलाउडच नाही बेटा आपल्याला, कळालं ना. म्हणजे भारत पाकिस्तान वॉर सुरू आहे, आपण बीएसएफ मध्ये, आणि रोज दिवसेंदिवस काय म्हणतो ना आपण, पाकिस्तानचं सैन्य जवळ येत आहे आणि आपण 15 दिवस सुट्टी घेऊन आजारी पडलो. ते बॉर्डर पिक्चर वगैरे बघितलं की नाही, सनी देओल किती झापतो म्हणून, कळालं ना. तसं झापायला पाहिजे तुम्हाला एका दिवशी. इकडं संस्कृती नाही. हे बघा सगळ्यात पहिली स्टेप ही आहे, ही जर नाही केली तर मग तुम्ही क्वेश्चन सोडवता नाही सोडवता. तुम्हाला क्वेश्चन नाही आले काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याच्यामध्ये, कळालं ना. क्वेश्चनवर आपण प्रॅक्टिस करून बाकी सगळ्या गोष्टी आपण करू शकतो, बट जर हेच नाही आलं त्याला ऑप्शन नाही, कारण ही गोष्ट मी नाही करू शकतो. तुमचं प्रिपरेशन का प्रिपेअर करत नाही तुम्ही? काल तर त्यासाठी मी तुम्हाला वर्कशीट पण नाही दिली. मॉड्यूलचे मी सांगितलं 4 पर्यंत तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, जेवढे करायचे तेवढे करा, बट पहिले प्रायोरिटी याला द्या. तरी पण प्रिपेअर नाही केलं तुम्ही. ऋतुजा का नाही केलं प्रिपेअर? स्टँडअप. पण कॉन्फिडन्स का नाही आहे सांग? रेजिस्टन्स in terms of number of electrons per unit volume. Very good, sit down. आकांक्षा का नाही केलं प्रिपेअर? पण काय काय गायत्री दिवसा गप्पा मारायला तुम्ही वेळच नाही भेटत का? मग प्रिपेअर का नाही केलं? का नाही केलं?
पवन 19 सूरज का करताय तुम्ही कळत नाही मला. सिद्धेश करतोय आता करतोय की लगेच लेक्चर मध्ये. प्रिया थोडंसं झालं. निकिता तूच पण. कांचन झालंय प्रिपेअर सगळं. स्टँडअप. ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी. in terms of electric current, drift velocity. दिशा मग गेलं ते आता एक्झाम मध्ये पण असंच लिहा खाली OMR च्या खाली स्टार मार्क करून नोट. त्या दिवशी ऑनलाईन लेक्चर करताना ऑडिओ नसल्यामुळं मी या टॉपिकला प्रिपेअर नाही केलं म्हणून. सिट डाऊन. साक्षी प्रिपेअर आहे सगळं. स्टँड अप. करंट डेन्सिटी J equals to I by A. व्हेरी गुड. सिट डाऊन. वैष्णवी तू रेग्युलर का नाही येत पहिले. येते रेग्युलर मला दिसतच नाही. तू कुठं बसते. काल होती लेक्चरला. काल लेक्चरला होतीस तू. ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी सिट डाऊन. प्रियंका झालंय प्रिपेअर सगळं. मनीषा इकडं झालंय प्रिपेअर. व्हेरी गुड. स्टँडअप. झालंय म्हटल्यानंतर क्वेश्चन विचारत नाही असं नाही होत. ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेन्सिटी या फिर रिलेशन बिटवीन J एंड सिग्मा इंटू E. तुला डायरेक्ट फॉर्म्युला सांगून पण तुला येत नाहीये. मी काय विचारलं. रिलेशन बिटवीन J सिग्मा इंटू E काय होतं रिलेशन. I बाय A. काय हे I बाय A. बर करंट डेन्सिटी सांग. व्हेरी गुड. सिट डाऊन. वैष्णवी स्टँडअप. ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी I बाय NE काय होते. असं म्हटलं होतं मी इन टर्म्स ऑफ करंट. मी काय म्हटलं ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी पण तू सांगताना इन टर्म्स ऑफ करंट पण चुकीच सांगितलं बेटा. पहिले ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी काय असतं. ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी बेसिक फॉर्मूला स्मॉल ई इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू T. उसके बाद में ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट. अरे इन टर्म्स ऑफ करंट I अपॉन NAE. बर ठीक है. उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी J अपॉन NE. ठीक है. सिट डाउन. वैशाली केलंय प्रिपेअर. आज करा. शुभम अनिकेत सौरभ नाही. संगम सिट डाउन. ठीक है चलो परत फ्रॉम स्टार्ट. लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट. मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय I given by I equals to Q by T. Q is the charge, T is the time. SI unit for electric current ampere. Dimensions for electric current I1. Electric current is a scalar quantity. In terms of charges बोलेंगे तो NE by T. N का मतलब number of electrons. ठीक है. Then in terms of electric current induced by revolving electron है तो I equals to EV upon 2 pi r या फिर E into omega upon 2 pi. उसके बाद में अगर करंट आपको बोला है कैलकुलेट करना है एंड चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसलिए इंस्टेंटेनियस करंट गिवन बाय I equals to dq by
एंड क्यू कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। इसलिए ग्राफ अगर आई वर्सेस टी दिया टू कैलकुलेट चार्ज एरिया, अगर आपको ग्राफ आई वर्सेस टी दिया टू कैलकुलेट चार्ज, ग्राफ का एरिया, एंड क्यू वर्सेस टी दिया एंड आई कैलकुलेट करना है तो स्लोप। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में हमने देखा था मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में लार्ज नंबर, इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में। तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर ट्रैवलिंग इन रैंडम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद वेरी हाई वेलोसिटीज। कितनी होती है? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, कोलाइड होते हैं। कोलिजन में क्या होता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, लीनियर मोमेंटम फिर से गैस मॉलिक्यूल की तरह कंजर्व होता है। लेकिन उस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक नेट करंट बनेगा जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होता है? all the electric currents, sorry, all the electron जो free electron थे they are influenced by external electric field, experiences force given by F equals to small e into capital E, by virtue of that get accelerated in the opposite direction to that of electric field। क्या होता है acceleration? माइनस ऑफ E into small e into capital E upon M, एंड ये एक्सेलरेशन के ऊपर से उनकी वेलोसिटी मिलती है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितनी होती है? स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। और इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए बोला क्योंकि जब वो फ्री स्टेट में थे तब ट्रॅव्हल कर रहे थे 10 to the power 5, अभी ट्रॅव्हल कर रहे 10 to the power, म्हणजे त्यांना ओढत घेऊन जातोय आपण, घसरत घसरत चालले, इस तरह से वो मूव होते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। उसके बाद में हमने करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया था। क्या था करंट डेंसिटी? मतलब इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया डिनोटेड बाय J, गिवन बाय J इक्वल्स टू I बाय SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर एरिया नॉर्मल नहीं होगा तो J इक्वल्स टू बनेगा I बाय A cos ऑफ थीटा। उसके बाद में मोबिलिटी होती है VD इक्वल्स टू म्यू इनटू E, म्यू इक्वल्स टू VD अपॉन E। अल्टरनेट फार्मूला ET बाय M। वेरी गुड। E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, T का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, M का मतलब मास ऑफ। उसके बाद में हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके लिए कंडक्टर लेंगे, है ना, कंडक्टर का एरिया A लेंगे, लेंथ L लेंगे, L को रिप्लेस करेंगे VD इंटू T से, स्मॉल n को डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम कैपिटल N बनेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बनेगा N इंटू V मतलब N इंटू A इंटू L मतलब N इंटू A इंटू VD इंटू T। उसके ऊपर से चार्ज बनेगा Q इक्वल्स टू NE मतलब N इंटू A इंटू VD इंटू T इंटू E। एंड अगर हमें करंट चाहिए T से डिवाइड करेंगे तो करंट बनेगा NA VD इंटू E। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट बनेगी I अपॉन NE। सेम अप्लाई करेंगे फॉर करंट डेंसिटी, क्या बनेगा? J इक्वल्स टू I बाय A मतलब J इक्वल्स टू VD इंटू N इंटू VD इंटू E, एंड VD बनेगा J अपॉन NE। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था दैट इज रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना था। उसके लिए हमने क्या किया? करंट का जो फॉर्मूला था I इक्वल्स टू, उसमें VD की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू T। उसको अप्लाई करने के बाद R इक्वल्स टू बन गया ML अपॉन NE स्क्वायर AT, ML अपॉन NE स्क्वायर AT, ML अपॉन NE स्क्वायर AT। फिर उसमें से L बाई A कॉमन लेने के बाद देखा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। फिर R इक्वल्स टू बना रो इंटू L बाय A। रो का मतलब था रेजिस्टिविटी, उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। एंड फिर इसी फॉर्मूले में अगर हम m अपॉन NE स्क्वायर T को बोलेंगे रो का सिग्मा रो, तो वहां पे फिर रो हमें इन टर्म्स ऑफ मटेरियल का कांस्टेंट मिलता है। एंड उसी के ऊपर से हमने J इक्वल्स टू सिग्मा E भी फिर प्रूव किया, J इक्वल टू सिग्मा E में V इक्वल्स टू IR प्रूव किया था। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, कौन प्रोवाइड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर से टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर उसकी वेरियस केसेस PTC, NTC, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी, इतनी सारी बातें डिस्कस की थी। ठीक है, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। स्टार मार्क करके लिखो। नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, क्या होगा, Na बाय V। Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, V का मतलब वॉल्यूम, बट हम डेंसिटी को लिखते हैं मास अपॉन
वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बनेगी मास अपॉन डेंसिटी, इसको पुट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना बनेगा, Na इंटू रो डिवाइडेड बाय m, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, m का मतलब मास, मोलार मास, ठीक है। तो ये Na मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमें यहाँ पे x दिया है, x का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एटम, क्या होता है x मतलब, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एटम। तो एट द एंड अगर हमें n कैलकुलेट करना है, n का मतलब होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम, मतलब क्या बनेगा, n इक्वल्स टू Na इंटू एक्स, Na इंटू एक्स, मतलब n इक्वल्स टू क्या बनेगा, कैपिटल Na इंटू रो इंटू एक्स डिवाइडेड बाय m। थेरॉटिकलच लागणार आहे आपल्याला, ठीक आहे ना, याच्यावर काही व्हॅल्यू पुट करून क्वेश्चन सोडवायचे नाहीत आपल्याला जास्त, सिंपल ऍडजस्टमेंट आहे, नवीन काही नाही आहे, फक्त थोडेसे रिलेटेड टर्म्स नाही आहे याच्यामध्ये, ठीक है ना। क्या ये n का मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने दो चीजें देखी, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स है, उसको मल्टीप्लाई किया कि एक एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या प्रोवाइड करेगा फिर, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, 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 क्या है, Na रो x बाई m, Na रो x बाय m, Na एवोगाड्रोस नंबर, रो x, व्हेरी गुड, m फक्त कन्फ्यूज नाही व्हायची, तो रो म्हणजे रेजिस्टिव्हिटी नाही, रो म्हणजे काय, डेन्सिटी, ठीक आहे। हा Na म्हणजे का, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, चलो हो गया, फोन कर लगा। नेक्स्ट, अभी हमने जो है बेसिकली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या था, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर रो का मतलब, एल का मतलब, ए का मतलब, तो आपको अगर किसी एप्लीकेशन में रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टिविटी प्रोवाइड की है एंड हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए इस तरह की कंडीशन दी है, पहले एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया है जिसकी लेंथ है एल एंड इसकी रेडियस आपको बोला है कि स्मॉल ए है, तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन एरिया, क्या होता है एरिया, पाई इंटू ए स्क्वेयर, हाच फॉर्मूला है, फक्त ए का एक्चुअल वैल्यू दिया नहीं था इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, खड़ा लो। वही केस में अगर आपको बोला है कि ये सिलिंड्रिकल जो है ऐसे डबल वॉल्ड थिन सिलेंडर है, कळतो का, डबल वॉल्ड थिन सिलेंडर म्हणजे काय, काय, वेरी गुड, और इसमें आपको बोला है कि अंदर जो है उसकी रेडियस ए है, बाहर जो है उसकी रेडियस बी है एंड इसकी लेंथ कितनी है, यल है, तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना बनेगा, रो इंटू एल अपॉन, वेरी गुड, क्या होगा, इधर का एरिया माइनस दिस एरिया, तो क्या बनेगा, पाई इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें अगर बोलेंगे कि सिलेंडर जो है इस तरह से कंपोजिट मटेरियल से बना है, कंपोजिट मटेरियल से मतलब ये बाहर का सिलेंडर जो है उसका मटेरियल अलग है
एंड जो अंदर का सिलेंडर है उसका मटेरियल अलग है। अब मटेरियल चेंज हो गया मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो फिर से इसकी रेडियस आपको बोला है a है, इसकी रेडियस कितनी है b है, इसके लिए रेजिस्टिविटी है ρ1, इसके लिए रेजिस्टिविटी है ρ2। तो इस केस में हमें अलग से उनके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो R1 कितना बनेगा, ρ1 इंटू यल अपॉन पाई इन ब्रॅकेट बी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर, कारण हे बाहेरचा जो एरिया आहे तो एवढाच असेल, अंदर का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से R2 क्या बनेगा, ρ2 इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए स्क्वेयर, वेरी गुड, ठीक है। डायरेक्टली क्या बनेगा, पाई इंटू ए स्क्वेयर, ये अंदर का एरिया। एंड अभी जो एडजस्टमेंट होती है दोनों के रजिस्टर की, तो वन आफ्टर अनदर नहीं है, वन बिलो अनदर है, मतलब ये एडजस्टमेंट होती है पैरेलल की। आगे पढ़ने वाले हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बनता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कहां से आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे, जिसका सिंप्लीफिकेशन होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसे डिफरेंट जो शेप दी जाएगी हमें बस क्या करना है, उसकी लेंथ एंड उसका एरिया वहां पे पुट करना है, ठीक है, बाकी पूरा पार्ट सिमिलर है। अब इसमें देखो आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स बोला है, जिसमें आपको बोला गया है कि यहाँ पे ये जो क्यूबॉइड है या फिर बॉक्स है वो इस शेप में है, जिसमें ये फर्स्ट एंड ये सेकंड ये स्क्वायर है, एंड ये जो राइट मार्क किया है ये कौन है, रेक्टेंगल्स है। तो यहाँ पे अगर ये साइड लेंथ आपको बोला है स्मॉल a है, ये साइड लेंथ आपको बोला है कितना है b है, तो अगर आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि रेजिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर फेसेस, तो कितना बनेगा, रो स्क्वायर ही एक है नहीं ही एक है, लेंथ इन दोनों के बिटवीन की लेंथ कितनी है b, तो ये बनेगा रो इंटू बी अपॉन स्क्वायर का एरिया मतलब ए स्क्वायर। एंड वहीं पे अगर हम बोलेंगे, हमें बोला जाएगा कि रेजिस्टेंस चाहिए इन बिटवीन रेक्टेंगुलर फेस, तो उसके लिए क्या बनेगा, रो इंटू इनके बिटवीन सेपरेशन कितना है a डिवाइडेड बाय एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल है मतलब b इंटू ए नहीं a इंटू बी, तो क्या होगा a इंटू बी में एरिया सॉरी एरिया नहीं ए कट, और ये क्या बनेगा रो इंटू बी। हे एकच फॉर्म्युला आहे, पण थेरॉटिकल क्वेश्चन मध्ये असं काही दिसलं की जरा घाबरायला होतं, कळालं ना, त्यामुळे लक्षात घ्या। फिनिश्ड। नेक्स्ट, अगर आपको बोला गया कि एक स्क्वायर फ्रेम है, क्या एक स्क्वायर फ्रेम नहीं क्यूब एक, और ये क्यूब की जो फ्रेम है वो बनाई गई है ईच रेजिस्टिंग वायर से, मतलब हर एक वायर जो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है उसमें क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमें पूछा जाता है, तो यहाँ पे अगर हमें ए एंड बी इनके बिटवीन का रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे अगर हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है ईच आर है, तो ए एंड बी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इन बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर, तो ये होता है 7/12 टाइम्स ऑफ आर,
आगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब इसके एप्लीकेशंस आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे सी दिया है तो रेजिस्टेंस बिटवीन हमें ए एंड सी चाहिए, तो ए एंड सी को क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल, समोरच्या फेसचा एका फेसचा डायगोनल, ठीक है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 3/4 टाइम्स ऑफ आर। एंड उसके बाद में अगर हमें रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी बोलेंगे तो ए एंड डी के बिटवीन का रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया? एडी डायगोनल, मेन डायगोनल, एक्चुअल डायगोनल ऑफ द क्यूब, तो ये होता है 5/6 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। तो जैसे हमने फ्लक्स के लिए क्यूब की वेरियस केसेस देखी थी, उसी से रिलेटेड यहाँ पे अगर हम क्यूब बनाएंगे रेजिस्टेंस के वायर का यूज करके, तो वेरियस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके। हो गया। अब और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, सिंपल है, देखो। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया A एंड resistivity rho is given by, क्या होता है? R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन ए, माहिती सगळ्यांना, ठीक है। R इक्वल्स टू होता है रो इंटू L अपॉन ए। अगर यहाँ पे हम इफ वायर इज स्ट्रेच टू L डॅश, याचा अर्थ काय झाला? धरून ओढल्यामुळे काय झालं? लेंथ बढ़ गई, कितनी बन गई? तो एरिया चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज होगा। देन एरिया विल बिकम और विल बी कितना बनेगा? ए डैश। अभी वायर को हमने खींच के ऐसे खींचा है, पकड़ के खींचा है, तो इसमें रेजिस्टिविटी चेंज होती है क्या? रो कशी चेंज होईल सांग बरं मला? असं स्टील धरून ओढला लगेच कॉपर झाला, अजून ओढला लगेच गोल्ड झाला, लगेच विकून यायचं, असं केलं असतं आपण, तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे आर बनेगा आर डैश इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि वो मटेरियल डिपेंडेंट है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशंस डिपेंडेंट है, इसलिए रेजिस्टेंस इज आल्सो गोइंग टू चेंज। तो आर डैश बनेगा रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ इंटरनल स्ट्रक्चर, म्हणजे काही जादू नाही केली त्याच्यावर आपण, अँड व्हॉल्यूम रिमेन्स सेम, आपण जर फक्त धरून ओढलंय तर त्या केसमध्ये व्हॉल्यूम एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर वॉल्यूम सेम है इसका मतलब क्या होगा? देखो, इनिशियल वॉल्यूम बनेगी एरिया इंटू लेंथ, तो फाइनल वॉल्यूम बनेगी वी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटू एल डैश। यानी कि अगर इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम सेम है तो यहाँ पे ए इंटू एल इक्वल्स टू क्या हो रहा है? ए डैश इंटू एल डैश आ रहा है। इसका मतलब एल डैश अपॉन एल, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए अपॉन ए डैश से। इस टॉपिक का मतलब इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। एल डैश अपॉन एल कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए अपॉन ए डैश। क्लियर? नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या था? आर डैश अपॉन 1 में क्या था? आर। डिवाइड करेंगे तो वहां पे डेंसिटी मतलब रेजिस्टिविटी कैंसिल हो जाएंगी, रो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश। कळतंय का हे? इकडे बघा परत एकदा, ये सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? रो कट हो गया, एल डैश अपॉन एल एंड ए डैश अपॉन 1 अपॉन ए डैश, मतलब ये क्या बनेगा? ए अपॉन ए डैश। क्लियर है सगळ्यांना? संगम गुड मॉर्निंग, क्लियर आहे? पवन नक्की लिहून झाले इथपर्यंत?
घ्या लिहून पटकन. बस का अजून एकदा झालं ना. तू बघून लिहिणार आहे का तोपर्यंत आम्ही वेट करायचा का. एवढा वेळ झोपली होती का. चलो क्लियर आहे आता. फोन इकडे लक्ष दे. कळतंय का तुला दिसतंय बोर्डवर तिथून तिथं बच्चे चेयर घेऊ. अब यहाँ पे जो r डैश अपॉन r था, r डैश अपॉन r, r डैश अपॉन r, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, l डैश अपॉन l का स्क्वायर. कैसे देखो l डैश अपॉन l इंटू a अपॉन a डैश था, बट यहाँ पे देखो a अपॉन a डैश का मतलब कौन है, l डैश अपॉन l, तो l डैश अपॉन l इंटू l डैश अपॉन l, l डैश अपॉन l का होल स्क्वायर. समझते का. उसी के सिमिलर हम यहाँ पे r डैश अपॉन r इज इक्वल्स टू a अपॉन a डैश, इसका स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं. पता है. If L dash becomes n times of L, then R dash will become बस एवढंच मला एक्सप्लेन करायचं क्वेश्चन. R dash become n square into R. कसं आलं कळालं गे. हे सूरज L dash इक्वल्स टू n L आहे, मग L dash अपॉन L ला n म्हणणार आपण, मग L dash अपॉन L ला जर n म्हटलो तर n चा स्क्वेअर येईल, मग R तिकडे मल्टीप्लाई झाला म्हणजे काय येईल, R डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R. इसका मतलब अगर हम वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर देंगे, रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स. अगर खींच के लेंथ 10 टाइम्स कर देंगे, रेजिस्टेंस विल बिकम. सगळे लक्षामध्ये एवढंच. सूरजला कळाले बघ, सूरज सांग त्याला. कळलं. चलो नेक्स्ट. फ्रैक्शनल डिक्रीज नंबर 1 विथ लेंथ. फ्रैक्शनल डिक्रीज नहीं, फ्रैक्शनल चेंज का. फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस. नंबर 1 विथ लेंथ. फ्रैक्शनल करते ना आता फ्रैक्शनल चेंज, तो अगर हमें फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अगर प्रोवाइड किया है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल करेंगे तो फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा. ये कैसे है तो लक्षात देगा प्रोसेस, एरर में करते थे हम, पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही है. ठीक है. अगर यहाँ पे विथ एरिया चाहिए हमें, विथ एरिया, तो एरिया के लिए क्या बनेगा, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए. अब यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. उसके बाद में अगर हमें सेम चेंज विथ रेडियस चाहिए, विथ रेडियस, तो क्या होगा, डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 इंटू डेल्टा आर बाय आर. असं का,
एरिया में आर स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बनेगा r⁴ एंड अगर हमें विथ डायमीटर बोला है तो विथ डायमीटर क्या बनेगा, विथ डायमीटर ये बनेगा डेल्टा r बाय r इक्वल्स टू अगेन -4 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाय टी. कते 4 कॅन्सल होईल, पण डायमीटर डबल असते ना रेडियसचा, कॅन्सल व्हायला पाहिजे, सेमच कसं काय, हो ना. हे बघ रेडियस सोबत 4 लिहिलं की नाही, डायमीटर सोबत पण 4 लिहिलं, पण डायमीटर रेडियस सेम असतं का, मग डायमीटरचा बी स्क्वेअर घेतला ना, बरोबर आहे, म्हणजे डायमीटर हाफ असतो की नाही, आरला आपण d/2 लिहिणार ना, बरोबर आहे की नाही, मग त्याचा स्क्वेअर केला काय येईल, तो 4 येईल ना, d²/4 पवन, कळते तुला, मग हे 4 कॅन्सल व्हायला पाहिजे ना, डायरेक्ट तशीच का लिहिले, मग व्हेरी गुड, हुशार झाला म्हणजे पवन. क्लियर आहे फिर फ्रॅक्शनल डिक्रीज विथ वेरियस केसेस. नेक्स्ट सीरीज एंड पैरेलल से पहले कार्बन रजिस्टर्स. रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर मतलब व्हाट इज रजिस्टर, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जिसका काम है टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस, मतलब करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इसको सर्किट में यूज करते हैं. ठीक है, तो ये रेजिस्टर जो हम बनाते हैं, हे जुन्या काळामध्ये आपण बनवत होतो वायर बाउंड रेजिस्टर्स, बट ये अभी आउटडेटेड हो चुके हैं वायर बाउंड रेजिस्टर. ठीक है, तो इनका कहीं पे भी मिलते भी नहीं और कोई डिस्कशन भी नहीं, कोई यूज भी नहीं है. ठीक है, क्या होता था वायर बाउंड रेजिस्टर में, इनके बड़े सबसे बड़े ड्रॉबैक, सबसे पहले कॉस्टली थे, कळा लो. सेकंड केस में इनकी साइज बहुत लार्ज थी, जैसे मोबाईल अगर फोडून तुम्ही ओपन केला तर त्यामध्ये सर्किट असतं, त्याच्यावर रेजिस्टर्स कनेक्ट केलेले असतात, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगते. पहिले वायर बाउंड रेजिस्टर्स बडे बडे आते थे, आपण मोबाईलची शेप एवढी कमी केली, बरोबर, मध्ये रेजिस्टर आला असता तर स्पीड ब्रेकर आले असते, बरोबर आहे, म्हणजे बरं दिसलं नसतं. हा सेकंड ड्रॉबैक. एंड थर्ड वन, जो रेंज हमें रिक्वायर्ड थी वो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाते, इसलिए मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी. इनको रिप्लेस करके फिर हम यहाँ पे लेके आ गए कौन से रजिस्टर को, आता यांना कार्बन रजिस्टर का म्हणायचं, कारण हे काळे दिसतात, असं आहे का, मग कार्बन पासून बनवतात, कार्बन जमा नाही होऊन देतो. वा, कार्बन जमा कसं होतं, कार्बन जमा झालं असतं, कार्बन किती इंपॉर्टंट आहे माहिती तुला, डायमंड असतो, डायमंड, डायमंड पण कार्बन आहे, तो जमा केला असता ना आपण. हाँ, कार्बन रजिस्टर क्यों बोला इसमें, इसको रेजिस्टर आहे, बरोबर आहे की नाही. पहिले वायर बाउंड होते, आता जे यूज करतो आपण ते कार्बन रजिस्टर आहे, बघितलंय का, एवढाच असतो, माझ्याकडे होते पण ते पवनने हरून टाकले आपण. ठीक है, कार्बन रजिस्टर क्या होता है, कार्बन रजिस्टर मतलब रजिस्टर होता है, बरोबर, बट उसको कार्बन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, लिया, कार्बन रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ पाउडर्ड ग्राफाइट एंड क्ले. अरे बाबा, रेजिस्टर कंडक्टरच असतो ना, तो इन्सुलेटर थोडी असतो. रेजिस्टर जर इन्सुलेटर घ्यायचं असलं, आपण मार्केटमधून कशाला विकत आणला असता, हे प्लास्टिक कनेक्ट करून दिलं असतं ना घरातलं. ग्रेफाइट अँड क्ले, क्ले कळतो का, काय, माती चिखल, कळालं का, रेजिस्टर मध्ये काय माती. तो ये होता है कार्बन रजिस्टर. अब ये कार्बन रजिस्टर होता कैसे है, इसको बनाया था बेसिकली इसके जो डिसएडवांटेज थे उसको ओवरकम करने के लिए. अभी इसके डिसएडवांटेज मैंने क्या बोले, एक तर कॉस्टली होतो, सेकंड इसकी शेप बहुत मतलब साइज बहुत बड़ी थी, एंड थर्ड वन रिक्वायर्ड जो साइज है मतलब जो वैल्यू रेजिस्टेंस की वो अवेलेबल नहीं रहती थी, इसलिए हमने कार्बन रजिस्टर को बनाया. तो उसमें बनाते टाइम क्या है, बघितलं आपण, चिकल है कि क्लियर है, इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एकदम कम हो गई, 2-3 रुपए किलो बेचता. ठीक है, उसके बाद में इसको बनाते टाइम हमने इसकी जो साइज है इतनी छोटी बना दी, इतनी छोटी बना दी, इतनी छोटी, इतना सा होता है रजिस्टर. बट इसको बनाने के बाद क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, बना तो दिया एकदम छोटा सा रजिस्टर, मतलब इतना रेजिस्टेंस है, फिर भी इट कैन प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अप टू 22 मेगा ओम. मेगा ओम कर दो, इट कैन प्रोवाइड
रेजिस्टेंस अप टू 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 12 ओहम, उतना ही रेजिस्टेंस है, मतलब साइज उतनी ही है बट इतना लार्ज रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि इतना छोटा रेजिस्टेंस बनाने के बाद उसके ऊपर हमने जो वैल्यू प्रिंट कर दी थी वो दिखती ही नहीं थी, वो समझ में ही नहीं आती थी, डोळ्याने दिसतच नव्हतं चष्मा लावून पण किती रेजिस्टेंस है। उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने मतलब ये जो EIA होता है, EIA इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन जगभरातल्या, यांनी काय केलं, यासाठी एक कलर कोडिंग बनवली। म्हणजे जो रजिस्टर असेल वैसे सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ऐसे दो टर्मिनल्स होते हैं जिनसे हम वायर कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसके ऊपर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे 4 कलर बैंड प्रिंट करने लगे। समझ में आ गया? तो जो भी कलर बैंड यहाँ पे प्रिंट किया है इसका फर्स्ट डिजिट लेना है, सेकंड कलर है इसका सेकंड डिजिट लेना है, थर्ड कलर है इसका मल्टीप्लायर होता है एंड फोर्थ कलर है इसका टॉलरेंस होता है। इसका यूज करके हम जो है बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो कलर कोडिंग बनाई थी उसके लिए एक टेबल है कलर कोडिंग का। क्या होता है कलर कोडिंग के टेबल में, पहले कलर, देन कलर के कोड, कोड के बाद मल्टीप्लायर, उसके बाद टॉलरेंस। टॉलरेंस म्हणजे इंडिया इज ए टॉलरंट कंट्री, इंडिया इज ए इंटॉलरंट कंट्री, ऐकता कधी कधी ऐकता? 24 तास कोण आहे? 24 तास हा कोण म्हटलं 24 तास? अनिकेत, शुभम, संगम, असं नका करू बाळांनो, 24 तास ते नका ऐकू, पागल होऊन जाशाल। ठीक है, कधीतरी ऐकायचं वर्ष 6 महिन्यात, निवडणूक आली की बरं वाटतं। ठीक है, तो क्या होता है टॉलरेंस मतलब अलाउएबल एरर। क्या होता है टॉलरेंस मतलब, ये डायमेंशंस मध्ये बघितले आपण। ठीक है, तो अलाउएबल एरर जो होता है उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। और ये टॉलरेंस क्यों रखना है, वही रीजन है कि हम 100% एररलेस कुछ भी नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है ना, कुछ ना कुछ एरर होता ही है बट वो एरर कितना अलाउड है, उसको बोला जाता है टॉलरेंस। तो यहाँ पे पहले कलर्स आएंगे, कलर में ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, नंतर ब्ल्यू वर व्हाइट का व्हाइट, तुला आवडते ते नको सांगू, व्हायलेट, ग्रे आणि व्हाइट, एंड इसके बाद में गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, तो इतने सारे कलर्स होते। कलर के बाद में हर एक कलर को कोड है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट। ठीक है, इनको ही बस कलर है, कोड है। मल्टीप्लायर 10 रेज टू पावर 0, 10 रेज टू पावर 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 10 रेज टू पावर। और उसके बाद में टॉलरेंस सिर्फ ये 3 कलर के लिए, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। तो गोल्डन के लिए +or-5%, सिल्वर के लिए +or-10% एंड नो कलर के लिए +or-20%। ठीक है, तो ये होता है कलर कोडिंग का टेबल। कर लो, ये 10 टू द पावर -1 फॉर गोल्डन, 10 टू द पावर -2 फॉर सिल्वर। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग का टेबल होता है जिसमें हमने देखा कि रजिस्टर इस तरह से होता है, इसके ऊपर कलर कोडिंग ऐसे प्रिंट की जाती है, ऐसे 4 कलर बैंड होते हैं। तो जो भी फर्स्ट कलर होगा उसका हमें फर्स्ट डिजिट कंसीडर करना है,
जो सेकंड कलर होगा उसका हम सेकंड डिजिट लेंगे, देन थर्ड कलर का मल्टीप्लायर एंड लास्ट कलर का टोलरेंस। इस तरह से हम पूरा रजिस्टर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बोला है पहला कलर है वो रेड है, दूसरा कलर है वो ब्लू है, तीसरा कलर है वो ब्राउन है, एंड यहाँ पे ये फोर्थ कलर बैंड जो है वो सिल्वर है। इस तरह से ये कलर बैंड प्रिंट किए तो हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहला कलर कौन है? रेड। रेड का कोड तो ये 2 बनेगा हमारा फर्स्ट डिजिट। उसके बाद कौन है? ब्लू। ब्लू के लिए कोड कितना है? ये बनेगा सेकंड डिजिट। मल्टीप्लायर है मतलब मल्टीप्लाई करना पड़े, थर्ड कलर का मल्टीप्लायर। थर्ड कलर कौन है? ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर 1 मतलब 10, एंड टोलरेंस मतलब अलाउेबल एरर है, मतलब क्या रहेगा? प्लस और माइनस। कौन है? सिल्वर। सिल्वर मतलब 10%। यानी कि फाइनल आंसर बनेगा 260 प्लस और माइनस 26 ओहम, यानी कि 286 से लेके 244 ये गिवन रेजिस्टेंस इस रेंज में कितना भी हो सकता। 234। आणि हे तर माहित असेल सगळ्यांना, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटन, हे नाही माहिती? किती लोकांना नाही माहिती? म्हणजे तुम्ही करंट इलेक्ट्रिसिटी कधी शिकलेच नाही का आतापर्यंत? अरे मीनिंगच नव्हती समजली का? हे काय होतं ना की हा जो कलर कोडिंगचा टेबल आहे तो कोणी बनवला होता? EIA ने। EIA म्हणजे कोण? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। हे सगळं बनवायला त्यांनी एका माणसाला दिलं होतं, त्याचं नाव होतं बीबी रॉय। काय होतं? तो होता इंग्लंड मधला। इंग्लंडला आपण काय म्हणतो? आपण ब्रिटन म्हणतो, ते ग्रेट ब्रिटन म्हणतात। ते ग्रेट ब्रिटन म्हणतात बरोबर, स्वतःला ग्रेट म्हणतात बरोबर। कुठला होता बीबी रॉय? ग्रेट ब्रिटनचा। तो खूप जास्त अभ्यास होता, त्याकडे दोनच गोष्टी होत्या, एक त्याची लॅब जिथं बसून तो अभ्यास करायचा, आणि दुसरं म्हणजे व्हेरी गुड वाईफ। पण ती काय करायची? त्याला मध्ये मध्ये येऊन डिस्टर्ब करायची। मग तिला काढून देण्यासाठी तो काय म्हणायचा? गोइंग सो नाईस, जाताना खूप छान दिसते, म्हणजे लवकर जा। कळालं? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटन, व्हेरी गुड वाईफ, गोइंग सो नाईस। कळलं संगम? असं काही बीबी रॉय नव्हता। कळालं ना? हे सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचे फक्त, हे आपल्या आवडीचे कलर नाही भरायचे इथं। कळालं ना? हे ठरलेले एवढेच कलर येतील आणि हीच सिक्वेन्स राहील, नाही तर पवनला रेड ब्राऊन ब्लॅक असं लिहा वाटलं म्हणून त्यांनी कोड बदलले असं नका करू, ठीक आहे ना? ही फिक्स आहे। जर क्वेश्चन आलास तर पहिले टेबल बनवा आणि नंतर सोडवा थोडी, सही लक्षामध्ये। और हर बार क्वेश्चन में हमें यही बोला जाता है कि इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट। ये हो गया रेजिस्टर वायर बाउंड, एंड उसके बाद में कार्बन रेजिस्टर। नेक्स्ट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम प्रोसेस जो कैपेसिटर में हम देखते थे। क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, कैसे? वन आफ्टर अनदर, देन द कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस R1, 2 एंड R3 है, तो एक के बाद एक कनेक्ट किए, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां से फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सेम होता है, कांस्टेंट होता है। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में हर बार की तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिवाइड होगा, मतलब ये V1, V2 एंड V3 पोटेंशियल रहेंगे अक्रॉस रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया था V, ये डिवाइड होके कितना बन रहा है? V1, V2 एंड V3, V1, V2 एंड V3। ओम्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो V इक्वल्स टू बनेगा IR, बट यहाँ पे जो R होगा उसको हम बोलेंगे RS फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे V1 है, करंट तो सेम है, मतलब ये बनेगा I इंटू R1
परत V2 है तो बनेगा I इंटू R2, V3 है तो बनेगा, फिर से करंट कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. कळलं. परत तिकडच्या सारखंच की सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है. मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो उनको हम क्या करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे. ठीक है. उसके बाद में जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस था उससे ग्रेटर होती है वैल्यू. क्या होती है, ग्रेटर होती है. किसकी, आर एस की, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर आपको बोला जाएगा कि n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस, n number of equal resistances each of R are connected in series, then RS equals to क्या बनेगा, n into R बनेगा. एंड अगर हमें ईच रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए तो V1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू IR होता है ना उसके अकॉर्डिंग. देन V2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I. ठीक है. तो ये वैल्यू दी जाती है, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बाकी सब पार्ट तो जो कैपेसिटर में था वही सिमिलर. ठीक है. अब सीरीज के बाद में क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन. हो गया. नेक्स्ट सीरीज के बाद में आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन बिलो अनदर. कैसे कनेक्ट करते हैं हम, एक के नीचे एक. तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये प्लस है, ये माइनस है. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तीन रेजिस्टेंसेस है, R1 R2 एंड R3. यहाँ पे अगर I इतना करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट ईच रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, डिवाइड होता है. तो ये बनेगा I2, ये बनेगा I1. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा. यानी नेट करंट इज इक्वल्स टू बनेगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. बट यहाँ पे I V इक्वल्स टू IR के अकॉर्डिंग I क्या बनेगा, V बाय R. तो यहाँ पे बनेगा V अपॉन R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये बनेगा RP. I1 क्या बनेगा, V अपॉन R1. I2 क्या बनेगा, V अपॉन R2. I3 क्या बनेगा, V अपॉन R3. V कॉमन लेके कट कर देंगे तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर है तो डायरेक्ट एडिशन, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टर है तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. ठीक है, ये डिफरेंस. फिर से वही यहाँ पे अगर बोला जाएगा कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है जो इक्वल है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बनेगा R बाय n. यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है. और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस रहेगा उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम रहेगी. ठीक है, सारी बातें सिमिलर है एज दैट ऑफ कैपेसिटर्स. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्वेश्चन के टाइप्स भी सेम ही होते हैं. तो कुछ क्वेश्चन आपने वर्कशीट में से सॉल्व किए, कुछ यहाँ पे रेजिस्टर से रिलेटेड मिलेंगे. आगे जब व्हिटस्टोन्स नेटवर्क हमारा हो जाएगा उसके बाद में
सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, ठीक है, उसकी अलग सी वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, फिर उसका डाउट सेशन लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नेक्स्ट EMF। EMF क्या होता है? EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट डाउन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? मतलब ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करेगा। सही कहा। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? मतलब कोण सांगणार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? पवन, ते म्हणजे पोटेन्शियलच असतं, मग त्याला फोर्स कशाला म्हणतोय आपण? हो, तर मग फोर्सला फोर्स म्हणू ना आपण, इलेक्ट्रिक फील्डला इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणू. इथं काय म्हटलंय? इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. मग का फोर्स म्हटलं आपण त्याला? EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव. क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? मतलब यांनी सांगितलं फोर्स नाही येतो, का नाही येते माहित नाही, पण फोर्स नाही येतो. तो EMF मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. नाही, किती लोकांनी ऐकलंय EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ऐकलं सगळ्यांनीच आहे की नाही? पवनला सगळं माहिती सगळ्यांचं. पण तू काय कर माहिती बेटा, सोबत आहे ना 3 घंटे यायला दे. कशाला? कुठेतरी एखाद्या बाबाच्या मठामध्ये जाऊन आहे ना मेडिटेशनचा कोर्स कर आणि एखादी पदवी घेऊन ये, कारण तुला ऑलरेडी जगाचं एवढं नॉलेज मिळालेलं आहे बेटा, अजून त्याला एक्सपांड करू शकतो. ठीक आहे. काय असतं EMF म्हणजे? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब राइट डाउन अमाउंट ऑफ एनर्जी. अमाउंट ऑफ एनर्जी spent by the cell किसको एनर्जी स्पेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को, so as to travel once round the complete circuit per unit charge. Once round the complete circuit per unit charge. या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज, डन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज इन सर्कुलेशन. जो भी पर्सन सेल करता है
तो एनोड से जो भी इलेक्ट्रॉन कैथोड और आगे की तरफ एनोड की तरफ, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को सेंड करेंगे थ्रू द पुलिस अगर जाना वैसे गाफ लगा काम ना, हम कहाँ से सेंड करते हैं इसको, एक्सटर्नल सर्किट। जब हम यहाँ पे की ऑन कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के ये कंडक्टिंग मटेरियल से फ्लो की कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, एनोड। समझ में आ रहा है ना। और इसी बिटवीन क्या होगा, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा मतलब यहाँ से जाके यहाँ पे आएगा सब। ये सारे जो पार्ट वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अपोज बाय सेल इटसेल्फ, इसको बोला जाता है ये फिजिकल रेजिस्टेंस ओवरकम करने के बाद जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी बचती है एनर्जी अवेलेबल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब हम यहाँ पे सबसे कोई जो भी अमाउंट ऑफ अवेलेबल तो ये
यूज हाय, वेरी गुड, ये काम होता है इसका। सर्किट ओपन सर्किट समझ गए? में अब इंटरनल रेजिस्टेंस एंड उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस कड़ा लगा, यस नो? नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे हम रेजिस्टर को कंबाइन करते वैसे सेल को भी कंबाइन करते, आताच केले होते बघा सेल अपन कंबाइन, ठीक है? तो उसमें भी हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं? पहले सीरीज में। अब देखो कंडीशन क्या है कि हमने n नंबर ऑफ सेल हैविंग ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, सीरीज में कंबाइन किया है, कर लोगा? तो इन जनरल करंट का फॉर्मूला क्या होता है एक सेल के लिए? I इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इफ n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका मतलब सब सेल का ईएमएफ सेम रहेगा या ऐड होगा? सीरीज में ना पोटेंशियल डिवाइड होता है, मतलब ऐड होता है, इसलिए यहाँ पे E विल बी रिप्लेस्ड बाय n टाइम्स ऑफ E। व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो एकटाच आहे, तो नहीं चेंज होता है, फक्त काय होईल? ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस था ये भी क्या होगा? सीरीज में, इसलिए ये बनेगा n टाइम्स ऑफ R। कहां पे होता है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। वही अगर आपको बोला है कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सेम एडजस्टमेंट है, n नंबर ऑफ सेल है, ईच ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और हमें क्या करना है? उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट फाइंड करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ या फिर बैटरी विल रिमेन्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन मध्ये ऐड होत नाही ना, सेम असतो पोटेंशियल डिफरेंस, तो ईएमएफ भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया था वो भी सेम रहेगा। स्मॉलर के साथ क्या होगा? R बाय एन, क्या हो जाएगा? R बाय एन। लेकिन ये पैरेलल है तो इसको हम यम की जगह पे यम कंसिडर करते, यहां पे हमने लिया था
m नंबर ऑफ सेल्स। तो I इक्वल्स टू बन गया E अपॉन R प्लस R बाय M, एंड इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा I इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ R प्लस स्मॉल r। हे काय केलं कळतंय का बघा? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बाद में आएगा मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब n कनेक्टेड है इन सीरीज एंड m कनेक्टेड है इन पैरेलल। तो फिर से वही कंडीशन है कि जो EMF है सीरीज में ऐड होगा बट पैरेलल में सेम रहेगा, यानी कि करंट के लिए एक्सप्रेशन बनेगा E इक्वल्स टू n इंटू ई डिवाइडेड बाय ये कैपिटल R प्लस, अब रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में था तो n टाइम्स ऑफ R बनेगा, एंड अगर m पैरेलल में तो क्या होगा? n इंटू स्मॉल r अपॉन m। ये बनेगा फॉर मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ से सिरीज कॉम्बिनेशन, पॅरलल कॉम्बिनेशन अँड मिक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, हे दिसतंय खूप जास्त इंपॉर्टंट है बोर्ड रजिस्टर। ठीक है, तो अभी तक जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया है इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टंट। देखो कल से जो शुरू होगा आता खूप जास्त सोपा पार्ट बाकी आहे ज्याच्यामध्ये